नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आज हम लोग पिछले पूर्व की भांति कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर राजकुमार जो पीएचडी स्कॉलर हैं और हिस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीतिक की बातें हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। और जैसे बिहार में अभी चुनाव से रिलेटेड बहुत सारी बातें चल रही है और कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिचय करवाते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। जी नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और आपके चैनल को। और बाकी जैसा आपने बोला कि कुछ कुछ इशू पर इंटरव्यू लेंगे, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है संसार से, जवाब आपको दिया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं। तो सबसे जो मेरा प्रथम क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा जो है, धर्म और जाति को लेकर के संविधान और वेद को लेकर के काफ़ी बहस शुरू हो गया है। आपने टीवी पर भी देखा होगा कि काफ़ी सारे बहस चल रहे हैं। तो इसमें बात ये है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में, वहाँ के किसी गांव में एक जो कथावाचक हैं, वो कथा करने गए थे, कथा सुनाने गए थे। तो उसके बाद उनकी जाति को लेकर के खुलासा हुआ कि ब्राह्मण नहीं है और सबका, जैसे कि ब्राह्मण के गांव में गए थे, ब्राह्मण के समाज में गए थे करवाने के लिए कथा। तो उनका कहना है कि आप गैर ब्राह्मण होकर के कैसे कथा करवा सकते हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, मारपीट हुआ, बाल मूंड दिया गया। और उसके बाद जो एक यजमान जो महिला थी, उनके द्वारा आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि उनका मूत्र इनके शरीर पर छिड़का गया और कहा गया कि अब ये शुद्ध हुए हैं। तो इनको लेकर के क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है इनका, हम लोग जानेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की इटावा की घटना है, 2-4 दिन पहले हुई थी। जहाँ तक इस घटना की प्रॉपर बात है, देखिए घटना कथावाचक के साथ हुआ है तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। आज कथावाचक के साथ हुआ तो ये दूसरा इशूज था, धर्म का मैटर था। कहीं दलित के साथ होता है, लड़की के साथ या लड़का के साथ होता है कि पीट पीट कर मार दिया जाता है। किसी अल्पसंख्यक के साथ होता है, मुस्लिम लोगों के साथ होता है, किसी अन्य लोगों के साथ ये होते रहता है। धार्मिक घटना इसको बोलेंगे। तो देखिए, इस घटना पे मैं आऊंगा, थोड़ा बैकग्राउंड में बता देता हूं आप सबको कि भारत में देखिए धर्म जो है वो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक की तरफ चला गया है। पहले था लेकिन इस समय कुछ ज्यादा हो गया है। खासकर देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं किसी पार्टी से सरोकार नहीं रखता हूं, लेकिन मैं जो बोलूंगा एक पीएचडी स्कॉलर के नाते मैं क्लियर कट बोलूंगा, क्योंकि ये मैसेज जाता है ना लोगों में, स्टूडेंट में, सब लोग सुनते हैं, तो इन चीज से सीखने को मिले। और जो मैं बता रहा हूँ शायद किसी टीवी चैनल वाले भी बहुत कम ही बताते होंगे, क्योंकि डिबेट में आगे हाउ हाउ करते हैं, बता नहीं पाते वो। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, भारत में सांप्रदायिकता, ये धर्म का कुछ ज्यादा बढ़ गया है, खासकर बीजेपी के आने से। क्योंकि देखिए, पार्टी तो हर लोग अपना धर्म और जात का अपना लेकर चलते हैं, बीजेपी के आने से कुछ ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा आप मान सकते हैं और लोग फील भी करते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया तो आप दे ही सकते हैं कमेंट में। लेकिन देखिए, भारत में क्या हुआ है कि इस चीज को मैं क्रिटिकल बात बता रहा हूं कि भारत में डेवलपमेंट को थर्ड गियर में डाल दिया गया है और ह्यूमैनिटी को थर्ड गियर में डाल दिया गया और धर्म को फ्रंट गियर पे डाल दिया गया है। यानी धर्म को फर्स्ट गियर पे रखा गया है और ह्यूमैनिटी और डेवलपमेंट को थर्ड गियर में डाल दिया गया है। यही कारण है कि भारत में जो विकास होना चाहिए शैक्षणिक एजुकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ का, वो विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि धर्म आगे है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मैं बता रहा हूँ, जहां जहां धर्म आगे है और विकास और ह्यूमैनिटी पीछे है, वहां पे देखिएगा बहुत सारे दंगे होते हैं, धार्मिक उन्माद होते हैं, बहुत सारे लड़ाइयाँ होती है। एग्जाम्पल के लिए आप खाड़ी देश देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, फिलिस्तीन देख लीजिए, गाजा पट्टी वाला सब एरिया देख लीजिए, सऊदी अरब वाला इलाका देख लीजिए। ये सब जहां जहां धार्मिक उन्माद और धार्मिक क्षेत्र को आगे रखा गया है और डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी को पीछे रखा गया है, वहां पे ये स्थिति हो रही है और पहले भी हुई है, आज भी हुई है, और भारत भी कहीं ना कहीं उस ओर जा रहा है। अब मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं, उस घटना पे मैं आऊंगा, पहले बैकग्राउंड बता दूं कि कई सारे जो मठ में रहते हैं या जो लोग पुजारी होते हैं,
तो वो लोग एक बात से बोल रहे हैं, मतलब एक कसूर में बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि यार हिंदू राष्ट्र बना के ही क्या कर लोगे? तुम्हारे पर रिसर्च के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब ढंग का कुछ है नहीं। डीआरडीओ का हालत देख ही रहे हैं, इसरो का हालत देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य का व्यवस्था देख ही रहे हैं, हायर एजुकेशन का तो व्यवस्था भारत में बिल्कुल चौपट है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, बिल्कुल ही चौपट है। तो ये सब चीज फिर है ही नहीं भारत में। फिर आप इकोनॉमी का देख ही रहे हैं, हर चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं भाई। चीप आप ताइवान से कर रहे हैं, राफेल आप फ्रांस से कर रहे हैं, S4 आप रसिया से कर रहे हैं, ड्रोन आप इजराइल से कर रहे हैं। भैया कब तक ये आप खरीदते रहोगे? फिर विश्व गुरु कहेगा सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू हूं। तो हिंदू के लिए विश्व गुरु बनना है या डेवलपमेंट के कारण विश्व गुरु बनना है, ये तय करना है भारत और भारतीय गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को। इस चीज को मैं नरेंद्र मोदी से एक अपील करूंगा, उनकी गवर्नमेंट से, या यहाँ की जो अलायंस गवर्नमेंट है बिहार में, कि देखिए धर्म को आप थर्ड गियर में डालिए, ह्यूमैनिटी को फर्स्ट में डालिए और डेवलपमेंट को सेकंड में डालिए। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ कि जब यूरोप में क्रांति हुआ था, फ्रांस क्रांति हुआ, इटली में क्रांति हुआ, तो वहां पे धर्म सुधार पहले आंदोलन हुआ, उसके बाद क्रांति हुई। अमेरिका में क्रांति हुई, तो अमेरिका में डेवलप होने का कारण क्या है? उसका पहला कारण है ह्यूमैनिटी, मानवता को लोग आगे रखा। मानवता जब आगे रहेगा, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, विवेकानंद ने ही कहा है। तो मानव धर्म को आगे रखा कि मानव की प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाए, ठीक है, उसको आघात न किया जाए धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक रूप से। उसके बाद डेवलपमेंट को वो लोग साथ में लेके चले, धर्म को लोग थर्ड या फोर्थ गियर में डाले कि धर्म एक पार्ट टाइम है, ठीक है मेरे पास टाइम है, 5 मिनट ब्रेक कर लेंगे, बाकी हम अपना काम करेंगे, वर्क पे ध्यान देंगे, इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, खोजी दृष्टि पे बल देंगे। तो यही कारण हुआ है कि जब वहां पे आंदोलन हुआ, वो लोग खोजी दृष्टि पे बल दिया, न कि धर्म पे बल दिया। और आज भी यही कारण है कि लोग धर्म को थर्ड गियर में डाल के रखा है और ह्यूमैनिटी को और डेवलपमेंट को फर्स्ट सेकंड गियर में लोग डाल के रखा है। यही कारण है कि वो लोग इनोवेटिव कंट्री है। तो भारत में अब वही है कि धर्म को आप फर्स्ट पे रखे हैं, फिर अब विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। तो किस बात की विश्व गुरु? सिर्फ हिंदू राष्ट्र? तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या हो जाएगा? विश्व गुरु हो जाएंगे। गुरु तब होंगे ना जब हर चीज में आप डेवलप होंगे डायनेमिक तरीके से। तो ये सब देखिए ढोंग है, जो भी कर रहे हैं, किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सरकार को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इस चीज में देखे, थोड़ा सुधार करे कि क्या करना है। फिर आप जब ऑपरेशन सिंदूर चलाते हो, फिर अब बाद में बैठ के माथे पे हाथ रख के माननीय प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह या जो भी बड़े लीडर हैं, अमित शाह, कि भैया हम अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, अपना रिसर्च सेंटर खोलेंगे, छोटी छोटी चीजें कम से कम हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो भैया अब समझ में आ रही है। तो फिर जब समझ में आ रही है, तो ये धार्मिक उन्माद इतने सारे बटे हुए हैं देश में, जो एनर्जी आपको शिक्षा में लगानी चाहिए, हायर एजुकेशन में लगानी चाहिए, रिसर्च में लगानी चाहिए। भारत में रिसर्च का पैसा कितना खर्च होता है आप देख रहे हैं ना? बिल्कुल ना मात्र का रिसर्च पे भारत खर्च करता है, थोड़ी बहुत खर्च करता है तो वही टेक्नोलॉजी वाली रिसर्च पे। बाकी जेन्युइन जो रिसर्च है सामाजिक व्यवस्था में, जैसे आप फिलोसफी में रिसर्चर देखते हैं पीएचडी जो करके जाते हैं, उनके लिए क्या योजना है सरकार का? हिस्ट्री में जो रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे हम जैसे पीएचडी कर रहे हैं, क्या रिसर्चर है? इकोनॉमिक्स में जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए क्या गवर्नमेंट का मदद है? तो ये सब चीजें सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जो एनर्जी गवर्नमेंट को या लोगों को लगानी चाहिए देश को डेवलपमेंट करने में, रिसर्च करने में, व्यवस्था को सुधारने में, वो चीजें लग गई है धार्मिक उन्माद में। ये है, चलिए क्षत्रिय हैं तो ये स्वर्ण का है, और ये दलित का है, ये यादव का है ना? मंदिर यहाँ बनेगा, वहां बनेगा, पूजा करिए, पाठ करिए। बच्चा सबको आप देख रहे हैं रोड पर खड़ा होके बांस का तंबू गिरा के चंदा काट रहा है। सबकी स्कूल में जाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए है? फिर आप उम्मीद करेंगे विश्व गुरु बने, उनका नामांकन 100% हो। मैं भारत की किसी भी स्टेट को बोल रहा हूँ, तो कैसे 100% नामांकन होगा? ये सब करने से, मंदिर का चाटना वो काटने से, चंदा काटने से ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये सब चीजें, वो तो एक घटना में मुकुटमणि वाला तो है ही, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो घटना पहले भी हुई है, होती रही है। एक पटेल है मध्य प्रदेश की, कथावाचक थी, तो उनके साथ भी हुआ है। ये धार्मिक उन्माद इतना बढ़ गया है भारत में, सामाजिक विभेदीकरण इतना बढ़ गया है कि ये एनर्जी जा ही नहीं पा रहा है देश को डेवलपमेंट करने में। एजुकेशन में नहीं जा पा रहा, रिसर्च में नहीं जा पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जा पा रहा है। तो ये तो यही होगा ना, अब धार्मिक करोगे तो। आज मुकुटमणि के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, पहले भी हुआ है, बाद में भी होगा।
कभी चोटी कटवाए जाएंगे, कभी पीट पीट कर मार दिए जाएंगे, कभी दंगा होंगे। तो ये चीज़ तो बार-बार सुनने को मिल रहा है, जैसे कि अभी तो ये कथावाचक या धार्मिक दृष्टिकोण में है। लेकिन बार-बार हम लोग सुनते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की ये घटना लेते हैं कि शादी में घोड़ी पे चढ़ के दलित या निचले कास्ट के लोग अगर जाते हैं, तो अगड़ी जाति अगर उस गाँव में है, तो अक्सर करके या तो मारपीट होता है या तो नहीं जाने दिया जाता है कि आप मतलब घोड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकते। शादी करिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप घोड़ी पे चढ़ के शान से नहीं जा सकते। तो इसमें मतलब क्या है? और एक ये दृष्टिकोण भी है, तो क्या ज़रूरी है कि घोड़ी पे चढ़ के ही शादी करना है? और क्या उन लोगों को है अगर कोई घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है तो रोकना ही है? तो इस पर क्या कहना है? देखिए, घोड़ी पे चढ़ना या रथ पे चढ़ना, ये तो बारात निकालने का अपना अपना तरीका है। कोई रथ पे चढ़ के जाता है, कोई घोड़ी पे जाता है, कहीं किसी का रास्ता नहीं होता पैदल ही चल जाता है। पीछे पीछे लेडीज लोग जाती है गांव में, आप देखते होंगे। तो वो तो अपना तरीका है बारात निकालने का, और जगह के अनुसार से सब लोग एडजस्ट करता है। लेकिन रही बात वो घोड़ी पर चढ़ने और नहीं चढ़ने का, तो कोई किसी पे चढ़ सकता है, घोड़ी पे चढ़े, रथ पे चढ़े, ना किसी को चढ़ने से कोई रोक सकता है, ना कोई चढ़ गया तो उतारने के लिए उसके पास कोई अधिकार है। ये अधिकार संवैधानिक अधिकार संविधान ने दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण सबको मिला है। तो सबकी स्वतंत्रता है, सबका अधिकार है, सब लोग चढ़ के जाए। वही बात मैं बताना चाह रहा था ना कि धार्मिक उन्माद के कारण ही सभी सारे चीज हो रहे हैं ना, सामाजिक सेपरेशन जो हो रहे हैं। अच्छा, हमको बताइए एक चीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी सारे चैनल हैं, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत में आर्थिक विकास के लिए कोई विभेदीकरण हुआ है समाज में? नहीं हुआ है। कोई कहा है कि भाई आर्थिक विकास के लिए हम कर रहे हैं काम, आप नहीं कर रहे हो, आप देश के लिए गद्दार हो? ऐसा हुआ है क्या? डेवलपमेंट के लिए कौन काम कर रहा है भारत में? उसके लिए सामाजिक विभेदीकरण हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो बताइए कि ये सब जो डेवलपमेंट का काम है उसके लिए सामाजिक विभेदीकरण नहीं हुआ है, ये सब सारी चीजें नहीं हुई है, तो फिर ये जातीय उन्माद के कारण हो रहा है ना। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक क्षेत्र की ओर जा रहा है? तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और जो हुआ है पहले इसको कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए कि मतलब क्या करे क्या नहीं करे, यही सब है। इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। देखिए, राजनीति करना, कूटनीति करना ये अच्छी बात है, लेकिन मतलब कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। और देश को अगर डेवलपमेंट करना है तो केवल मीटिंग खेलने से नहीं होगा। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, डीआरडीओ के प्रमुख बैठा लिए, अजीत डोभाल बैठा लिए, वो बैठने से कुछ नहीं होगा। आप प्लानिंग बनाते रह जाइएगा। जो एनर्जी आपको डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए वो सामाजिक विभेदीकरण में खर्च हो रहा है। फिर आप तो वो करिएगा ना, फिर तो आपका दिक्कत होगा राष्ट्र को डेवलपमेंट करने में, ये सब सारी चीजें दिक्कत होगा। तो यही सब चीज है। सवाल यहाँ उठता है कि जैसे कि ठीक है, घटना परिघटना किसी के आवेश या परिवेश की बात है। किसी को आवेश आया, घोड़ी से उतार दिया, किसी को आवेश आया, कथावाचक को पीट दिया, ठीक है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व में जो लोग हैं, जैसे कि अभी शंकराचार्य का स्टेटमेंट आप सुनिए, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ ठीक है, संविधान एक तरफ है, संविधान तो हम लोगों को इक्वलिटी की बात करती है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करती है। उसी की धर्म की स्वतंत्रता के आड़ में वो बोलते हैं कि आर्टिकल 27, 28, 29 हम लोग को स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म के अनुसार चलें। और धर्म के अनुसार चलें तो शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जो उच्चारण है, यानी कि कथा कह सकते हैं या वर्णन कर सकते हैं या पूजा पाठ करवा सकते हैं, वो अगड़ी जाति के यानी ब्राह्मण ही करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग समानता की बात करें तो सब लोग, तो कोई अगर किसी धर्म की चर्चा का मतलब क्या है? किसी आदर्श व्यक्ति की चर्चा, उसके हम लोग आचरण की बात करते हैं कि इस तरह का आचरण हम लोग को रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का विनाश नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें, एक आदर्श यानी कि भगवान, या आप किसी भी धर्म में जाइए, या तो आप मुस्लिम धर्म में जाइए, ईसाई में धर्म में जाइए, तो सब लोग तो यही बातें करते हैं ना कि हाँ ठीक है, हम लोग को चोरी नहीं करना चाहिए या गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तो इसका क्या अस्तित्व है कि कोई एक ही जाति में जो लोग पैदा हुए हैं वही इस चीज़ को कर सकते हैं और दूसरे जाति के लोग नहीं कर सकते हैं? इसमें बात है कि नॉलेज की, जिसको ज्ञान है वो ज्ञान दे सकता है। अभी ज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं कि SC/ST का लड़का क्या IIT में एडमिशन नहीं लेता है? क्या IIM में नहीं जाता? क्या IAS नहीं बनता है? क्या वो अच्छे लोग नहीं होते हैं? देखिए, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना, घुमा फिरा वही बात आ जा रही है कि ये सब चीजें जो धार्मिक, जो बढ़ा चढ़ा के जो अपनी काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कुंठित ग्रस्त, हर समाज में है, ब्राह्मण में भी है, स्वर्ण में भी है, और भी समाज में है।
यादव में भी हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्रूव करनी चाहिए, और ये चीज़ें आएगा, ये तभी आएगा ये गवर्नमेंट के इम्प्रूवमेंट से। 100% अब साक्षरता कैसे लाओगे भाई? ऐसे करोगे तो कैसे लाओगे? रोड पे लड़का तो चंदा काट रहा है, चंदा काट रहे हैं ना अठजाम कराने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए। हर जगह जगह मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण ठीक है, करिए, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गांव के लोग हैं, जिनको पढ़ने जाना चाहिए, ये सब काम कर रहे हैं। तो फिर ये सब जब काम कर रहे हैं तो फिर अब डेवलपमेंट का उम्मीद मत रखिए, और यही सब होगा। फिर कभी किसी के साथ होगा, कभी किसी के साथ होगा, कभी घोड़ी चढ़ने से रोका जाएगा। तो इससे देश का विकास नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है कि विश्व गुरु बनेंगे, तो काहे का विश्व गुरु? किस बात का विश्व गुरु? सिर्फ हिंदू बनने से क्या विश्व गुरु हो जाएगा? तो इन लोग का अपना अपना अप्रोच है, अब क्या बोले इन लोग। देखिए, ज्वलंत मुद्दा की बात करें तो दूसरे मुद्दे पे हम चलेंगे। देखिए, इसमें दो इंस्टेंस हम लोग लेंगे। तो पहला तो हम लोग बात करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनकी बात करेंगे कि उनके ऊपर एक लड़की ने अभी रिसेंटली एक आरोप लगाया है कि ये शादी के बाद भी हमारे साथ रिलेशनशिप में थे और बीच बीच में कोई ना कोई फोटो ला के सेंसेशन पैदा करना, और ये चीजें आज से ही नहीं चल रही है। रोहिणी घाघरी की बात कर रहे हैं, रोहिणी घाघरी। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इनको लेकर के आपका क्या कहना है उसको? इसके बाद एक और एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग कि कोई लोग, अगर दो लोग जब सहमति, देखिए कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है, 1 दिन या 2 दिन कर सकता है, ठीक है। कोई 5 साल 7 साल नहीं कर सकता है। तो 5 साल 7 साल कोई एक दूसरे के रिश्ते में है, तो ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती है या किसी को बरगला के या फुसला के कर सकता है। अब 5 साल किसी का कोई झूठ टिक नहीं सकता है, या कोई झूठ बोल दे किसी से। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहिणी घाघरी का इशू थोड़ा दिन पहले बड़ा अभी भी चल रहा है। रोहिणी घाघरी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि हो सकता है कई लोग नहीं जानते। रोहिणी घाघरी देखिए मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, एक सिंपल फैमिली का है, और पढ़ने में ठीक ठाक थी। इनके पापा नॉर्मल हैं और मम्मी सफाई कर्मी है, कोई हॉस्पिटल में है वहाँ का, जैसे लोकल हॉस्पिटल नहीं होता है, तो उस तरीके से हॉस्पिटल में है। और ये ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट फेलोशिप पे ये पढ़ने गई है स्विट्जरलैंड, गवर्नमेंट फेलोशिप पे, और वहाँ पे ये पीएचडी कर रही हैं। ये उनका ब्रीफ रहा। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो सब कोई जान ही रहा है कि भीम आर्मी चीफ है और आर्य समाज पार्टी के वो प्रमुख नेता है। देखिए, इन लोगों की जान पहचान 2021 के आसपास हुई थी, ठीक है। रोहिणी घाघरी के अनुसार, अब जो कहेंगे ये लोग, जो मीडिया में आएगा उस अनुसार। देखिए, बात चंद्रशेखर और रोहिणी घाघरी की नहीं है। ये पहला ऐसा लोग कपल नहीं है या थे कि ये लोग जुड़े हुए थे। कपल बहुत सारे लोग पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे, चाहे वो लीडर हो या एक्टर हो, है ना, या कोई कर्मचारी हो, ये सब सारे चीज हैं, तो ये चलेगा। अब रही बात, देखिए इशूज का, किसी से अगर आप अफेयर रह रहा है, आप जुड़ रहे हैं, तो ये बात तय है कि लगभग आप बताइए कि कोई अफेयर किसी के साथ रहता है, कहीं भी चला जाता हो जाता है, तो ये जरूरी है कि जो अफेयर है वो हमेशा जिंदगी भर रहेगा ही। हो सकता है लड़की की गलती के कारण ब्रेकअप हो गया हो या संबंध टूट गया हो सकता है लड़का की गलती के कारण ब्रेकअप हो गया हो, या हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों अलग हो गए हों। 3 केस होता है। अब तीनों केस में ये केस सामने आ रहा है रोहिणी घाघरी में कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बैक हुआ है, ठीक। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये 3 केस बताए, अब तीनों केस में किसी न किसी तरह से बैक होता ही है। तो क्या कोई लड़की अगर अलग होती है किसी लड़का से, तो क्या लड़का अगर मान लीजिए 2 साल 4 साल उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, बात समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, तो अगर लड़की की गलती के कारण ही या लड़की खुद बैक हो जाए, यानी छोड़ दे लड़के को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़की का आप फोटो वीडियो इंस्टा पे, एक्स हैंडल पे, यूट्यूब पे आप डालना शुरू कर दें और उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल कतई नहीं है। आपने सहमति से रहें, क्या हुआ नहीं हुआ, अगर ऐसा होता भी है तो आपसे तो कम से कम उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि आप स्विट्जरलैंड में आप पीएचडी कर रही हैं, मैच्योर है, इंटरनेशनल लेवल पे आप यूनाइटेड नेशन में भी गई थी, वहां पे बताइए जय श्री राम के नारे लगा दे। ये क्या है, ये व्हाट हैपेंड यार, क्या पीएचडी कर रही हो वहां पे जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगा रही हो यूनाइटेड नेशन में? ये क्या तरीका है? ये दर्शाता है कि तुच्चा माइंड है, हल्का दिमाग का है, भारी बुद्धि, जिसको गांव में बोलते हैं भारी का बुद्धि नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जय श्री राम नारा लगाने का क्या इशूज है बताइए?
ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, मतलब अच्छा मैसेज नहीं जाता है। दूसरी बात चंद्रशेखर पे आता है, मैं एक चीज उसका बयान भी सुना था, स्विट्जरलैंड से कंपनी से बाहर निकल के पार्ट टाइम वो दे रही थी इंटरव्यू, कि मैं चंद्रशेखर के लिए बहुत की ये कि यहाँ से मैं स्वेटर और टोपी और घड़ी उड़ी भेजाती थी। बताइए सब कोई कहता है क्या? बात अपना रख सकते हैं, इसके लिए कोई रोकेगा नहीं, लेकिन ये सब सारी चीजें एकदम गिर जाना हद तक ये सब हो जाना, विदेश में आप पीएचडी कर रही हैं, यूनाइटेड नेशन में आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये सब आप काम करेगी, तो ये सब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोई कोई कह रहा है कि राजनीतिक प्रतिफल के लिए वो अपना काम कर रही है, हाईलाइटेड के लिए। तो देखिए ऐसे हाईलाइटेड अब नहीं होइएगा, अगर हो भी गए ना तो अब थोड़े चंद के लिए हाईलाइटेड होइएगा, उसके बाद कहाँ जाइएगा पता नहीं चलता, क्योंकि आपने मेहनत से हाईलाइटेड नहीं हुई है, अपने बल पे हाईलाइटेड नहीं होने, किसी का नाम उछाल के सही हो या गलत हो ऐसे हाईलाइटेड कोई नहीं हो सकता है। आप ग्राउंड लेवल पे आइए, अगर आप राजनीतिक, मान लीजिए मैं तो नहीं जानता क्या उसका अप्रोच है, क्या सोचती है, लेकिन राजनीतिक में उनको काम करना है तो ग्राउंड लेवल पे आइए, ग्राउंड लेवल काम करिए, जनता के साथ जुड़िए, भारत के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, तब आप नाम कमाइए, वो आपके साथ रहेगा। ना कि किसी का नाम उछाल के अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और शॉर्टकट रास्ता कोई जिंदगी में होता नहीं है, तो शॉर्टकट नाम करके आप नहीं कर सकते। तो कुल मिला के होना अगर होता तो बात आप रख सकती थी थोड़ा बहुत, लेकिन इतना हद तक चली गई, ये नहीं होना चाहिए था। और बिल्कुल क्रिटिसाइज में करता हूँ, बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ, जब किसी लड़का लड़की के साथ रह रहे हैं तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका एप्लीकेशन सब बता दे रहा हूँ, इसका होगा क्या है। रोहिणी घाघरी ने तो बोल दी, चलिए चंद्रशेखर के बारे में। अब इसमें क्या होगा ना कि लाइफ में कोई लड़का नहीं जुड़ेगा इससे ठीक से, क्योंकि हमेशा संशय बना रहेगा ना कि ये पूरा इंटरनेशनल इशू बना दी, बात जैसा बात नहीं। एक होता है कि चंद्रशेखर मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके घर की रैकिंग करवा रहे हैं, जान का खतरा है, ये है वो है, तो एक बात समझ में आती, कुछ हुआ नहीं, आज भी वो मानते हैं चंद्रशेखर उसको, ये बात है, भले अलग हो गए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये बात क्या करना। तो अब रोहिणी घाघरी पे क्या होगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, घर पे भी, घर में आस पड़ोस में कोई विश्वास नहीं करेगा, अरे कब किसी के बारे में क्या बोल देगी, हो सकता है जुड़े, अगले दिन कुछ बोल दे। जहाँ ऑफिस में है वहाँ लोग थोड़ा परहेज करेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगी वहाँ लोग जुड़ने से सब बात होता है, क्या है कि विश्वास घट जाता है, और विश्वास जब घट जाएगा तो हर लोग आपकी पर्सनल बातें, राजनीतिक बातें हो या पारिवारिक बातें हो, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो जब शेयर नहीं करेंगे तो आप उस संगठन या आदमी के साथ जुड़ नहीं पाइएगा, जब जुड़ नहीं पाइएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये विश्वास, ये लगता नहीं, एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, ये धीरे धीरे हर संगठन में, व्यक्तित्व में कम हो जाता है। तो रोहिणी घाघरी सुन रही है, अगर समझ रही है कि ऐसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन बहुत खराब जाता है, लोग बिलीव हटा देता है, कोई आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा, जुड़ेगा भी तो बहुत दूरी बना के रहेगा केवल काम निकालने के लिए। तो ये सब चीजें एप्लीकेशन सोचनी चाहिए। पीएचडी कर रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि पीएचडी कर रही है और इस तरीके से बिहेवियर है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब ये चीज है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो बात है थोड़ी बहुत रखनी चाहिए थी, हाँ ठीक है, नहीं हुआ हो गया, कम से कम जनता जान गया ना, हाँ ठीक है, चंद्रशेखर ने ब्रेकअप किया है, धोखा दिया, जो हो गया बात हो गया। लेकिन इतनी हद तक स्वेटर भेज रही थी, टोपी भेज रही थी, ये है वो है, सोशल एक्स हैंडल पे मैं वीडियो भी देखा, फोटो भी मैं देखा, तो ये सब बिल्कुल भी, जिसको गांव में एक वर्ड में बोले ना तो उसको आप सब जानते होंगे कि छेछरापन पे उतर आना, एक वर्ड में इसको बोला जाता है, तो वही रोहिणी घाघरी का है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए था, और बिल्कुल भी अच्छी अभी वो आरोप लगा रहे हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरे साथ रिश्ते में आए, तो ऐसा नहीं कि आज उनको पता चला कि ये शादीशुदा है, उस टाइम भी पता होगा, तो जिस टाइम पता चला उस टाइम ही अलग हो जाना चाहिए फौरन। लेकिन इस चीज़ का क्या यूज करना कि अभी सांसद बनने के बाद बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, और उस जब सांसद लोकसभा चुनाव था उसी टाइम से ये कुछ न कुछ आरोप लगा रही हैं। तो इसका क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल बेनिफिट वो चाहते हैं अगेंस्ट पार्टी या फिर दूसरे पार्टी से? देखिए पॉलिटिकल पार्टी का बात चल रहा है, कई बार इनको मनोज तिवारी के साथ देखा गया, स्मृति ईरानी के साथ दिल्ली में देखा गया है, और भी कई कार्यकर्ताओं के साथ देखा गया जो बीजेपी से रिलेटेड थे। तो ये तो बात अब मैं कैसे डिसाइड कर दूं कि रोहिणी राजनीतिक फायदे के लिए ही कर रही है, चूंकि ज्यादती होगा, क्योंकि मैं कैसे बता दूं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किसी न किसी के इन्फ्लुएंस से ये काम कर रहे हैं, और मेरा पर्सनली अगर भी पूछिए तो कोई ना कोई इसके पीछे है। ये 100% मैं आज बोल दे रहा हूँ आपके चैनल के सामने, कोई ना कोई है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको और प्रमोट कर रहा है। तो अब क्या है नहीं है, अब कितना गहराई तक क्या है वो तो वही जानेंगी, और कभी ऐसा रहेगा तो भाई आपके चैनल के माध्यम से कह रहेगा, आप लोग पूछिएगा उनसे क्या मैटर है। अब चंद्रशेखर के देखिए, बात चंद्रशेखर से 21 से आप जुड़ी हुई हैं, वही जैसे कह रही है रोहिणी घाघरी, 21 से आप 4 साल 3 साल 4 साल जुड़ी, आप ही बता रही हैं कि लगातार उनसे बात हो रही थी, उनकी टीम के कोर मेंबर से लगातार बात हो रही थी, जो उनके आसपास रहते हैं सबसे बात हो रही थी। तो आप ये बताइए ना मुझे कि इत्तेफाकी हो सकता है ना कि जिससे आप बात कर रहे हैं 3 साल 4 साल से, उसके हर करीबी लोग से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं,
सारा दुनिया जानता है, सोशल मीडिया पे उनका सब चीज पड़ा हुआ है, और उसके बारे में आपको पता नहीं चला कि वो शादीशुदा है। और जब आप चंद्रशेखर ब्रेकअप हो गया चंद्रशेखर से, तब आपको पता चल रहा है कि उनका शादीशुदा है, धोखा देती है। ये तो बिल्कुल मैं नहीं मानता, और मुझे भी एक्सपीरियंस है। रोहिणी घाघरी क्या बोलेगी, वो एक्सपीरियंस है मुझे कि पता था उनको, लेकिन वही है कि नाम फेम कमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और 3-4 साल रहने के बाद किसी के साथ और पूरा कोर मेंबर के साथ जुड़े रहने के बाद पता ना चले, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बेबुनियादी बातें, और ये ऐसे चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत हो भी जाएंगे। और मैं चंद्रशेखर को भी बोलूंगा कि आज के बाद ऐसी कोई चीजें ना करें, कोई ऐसी बातें ना करें कि मीडिया के सामने कोई गलत, या देश के सामने, क्योंकि एक देश के सिरमौर हैं और समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं आशा उम्मीद यही करूंगा कि ऐसे ना करें, क्योंकि खराब छवि बनती है समाज के सामने, देश के सामने, जनता के सामने। तो ये ठीक नहीं है। वो भी अपने आप आदत में अगर कुछ होगा तो सुधार कर लेंगे। और देखिए, अभी मैंने कहा था कि ये रिलेशनशिप वाली जो घटना है, इसके बारे में दो इंस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा अभी रह चुका है, अभी भी कुछ सेंसेशन बाकी है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश के इंदौर वाली घटना है। इंदौर वाली घटना जो राजा रघुवंशी मर्डर केस, तो उसमें बात सिंपल सी है कि 2 अरेंज मैरिज होता है, एक लड़का और एक लड़की का, और दोनों लोग घूमने जाते हैं शादी के बाद, हनीमून ट्रिप कहा जाए या जो कहा जाए। और ये भी आरोप लगाया जाता है कि इसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं बता सकता हूँ, कि लड़की फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। उनका कहना था कि कामाख्या मंदिर में, हम असम के कामाख्या मंदिर में पूजा करने के उपरांत ही कुछ मतलब अपना रिलेशन बढ़ाएंगे, चाहे इंटरनल एजेंडा जो हो, इंटरनल उसका मानसिकता जो हो। तो उसको लेकर के मेघालय गई और वहाँ उनका मर्डर हुआ, और 22 मई को ये गायब हुई वहाँ से। उसके बाद 8-9 जून के रात्रि में ये गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बरामद हुई। और जहाँ से देखिए, वो तो एक स्टोरी है, राजा रघुवंशी वाली प्रेम कहानी है, तो उसमें बहुत सारा पचरा है। वो तो प्रेम प्रसंग पे हमको जाना भी नहीं है, और वो तो पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है। तो मैं समाज से यही मांग करूंगा। प्रेम प्रसंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर 2 लोग शादी किए, हर किसी को जीवित रहने का अधिकार है। अगर आपको नहीं रहना किसी के साथ, नहीं करना है शादी, स्ट्रांगली आप विरोध कर सकते। किसी के घर के चिराग को बुझा देना, किसी को हत्या कर देना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये सब जो सारी चीजें हो रही हैं, तो लगातार मीडिया पे जैसे लगन जैसे नहीं होता, उस टाइप से पकड़ लिया है इशू। तो देखिए, इसमें सभी दोषी हैं। इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो है समाज। हाँ, वो ऐसा हो क्यों रहा है ये देखना पड़ेगा ना भाई। कोई बीमारी हो रही है तो क्यों हो रहा है? राजा रघुवंशी के साथ हुआ, या आप तो देख रहे होंगे मेरठ में हुआ है, क्या नाम था उसका, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वहां पे घटना हुआ, या जो भी और जगह घटना हो रहा है। बिहार में अभी आप देखे होंगे कि पता नहीं स्कॉर्पियो से रोक दिए। तो ये सब घटना कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति को खराब होने की बात दर्शाता है, और ये कहीं ना कहीं एजुकेशन व्यवस्था से जोड़ कर ले जाता है। समाज में बच्चों की परवरिश कैसे, क्योंकि बच्चे की परवरिश शुरू में तो घर पे ही होता है, स्कूल में तो बाद में होता है ना। और स्कूल में भी क्या होता है, अब गए आए, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेशन, ये सब चीजें के साथ ज्यादा होता है। तो ये परवरिश मम्मी पापा को ध्यान देना चाहिए, बच्चे को कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान देना चाहिए। उनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए। अगर आप छोड़ेंगे तो यही दशा होगा, और जिसको बोलते हैं ज्यादा दुलार करना। तो गर्जीवन देखिए, बच्चा अगर पैदा किया तो उसको सब पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। लेकिन उस चीज को आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वो उसका दुष्परिणाम देखने को आपको मिलेगा। समाज के सामने ढक पाएंगे ना, लेकिन एक समय आएगा जो पर्दाफाश हो जाएगा, तब क्या करिएगा? तब तो वहां पे फंस जाइएगा। तो ये चीजें मैं गर्जीवन समाज को, सबको एक मेरे तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस चीज को इम्प्रूव करे, देखे, समझे। इसमें मेन जो दोषी है वो है मम्मी पापा। वो बच्चों को वाच करे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सोनम के मम्मी पापा जरूर जानते होंगे क्या था, नहीं था, कैसी थी, लेकिन वो कहेंगे नहीं ना मीडिया के सामने। क्या कहेंगे, मेरी बेटी ऐसी थी, या किसी का लड़का होगा तो क्या कहेंगे, मेरा बेटा ऐसा था, नहीं कहता लोग। लेकिन ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि बच्चे को वाच करना चाहिए, देखना चाहिए क्या एक्टिविटी है, नहीं है, इंप्रूव करना चाहिए। अगर इंप्रूव नहीं कर रहा है तो थोड़े दिन के लिए उनको छोड़ देना चाहिए, खुद करो, नहीं तो बाद में फिर सब फंसोगे। तो ये सब तो घटना होती रहती है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादातर कोशिश करें कि पॉलिटिकल इश्यूज पे क्वेश्चन आप राइज करें। अभी हम लोग वहाँ से लौट चुके हैं, अभी हम लोग बिहार की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार में चुनाव का दौर है,
और अभी से 2 से 3 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा और चुनाव शुरू होगा, नई पार्टी का गठन होगा, नई पार्टी क्या नई सरकार का गठन होगा और उसको लेकर के काफ़ी सारी गहमा-गहमी है। रोज़गार का तो बाढ़ आ गया है, तो क्या लगता है कि अभी जो इतने भर-भर के रोज़गार दिए जा रहे हैं, देखिए इसमें बात है कि इससे पहले आप टीचर की बात करें तो टीचर के तो हमको लगता है 3 से 4 लाख 2 ढाई लाख तो निकल चुका होगा वैकेंसी और उसके बाद और 1 लाख के करीब आने वाला टीआरई 4 में। तो क्या लगता है कि इतना भर-भर के जॉब दे देने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि देखिए युवाओं की तादाद तैयारी करने वाली तो करोड़ों है, क्योंकि बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें तो 12 करोड़ से ज़्यादा है, 14 करोड़ के आसपास है। 14 करोड़ में 1 से 1.5 करोड़ तो युवा होंगे ही। आप 5 लाख नौकरी दे दीजिएगा तो 5 लाख में क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? और आप सिर्फ बिहारी लोगों को ही नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आपने तो डोमिसाइल लागू नहीं किया है। तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको? देखिए जो नौकरी दी जा रही है, मैं देख रहा हूँ इधर की, आप इसको ध्यान दीजिए ना कि नौकरी दी जा रही है तो किस सेक्टर में दी जा रही है। 2 चीज पे बस नौकरी दी जा रही है मेनली, एक टीचर, एक पुलिस, बाकी चीजें। बताइए, हमको गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, बिहार गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से या केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि भारी भरकम आगे सिवान में और पटना में आगे पैकेज दे देते हैं, उस पैकेज का क्या करेंगे? माथा पे ढोएंगे? पैकेज का क्या करेंगे यार? आप किसी को, अब शरीर में अंदर बीमारी है, ऊपर से आप स्नो पाउडर लगा के घूम रहे हैं और टोपी पहन के, चश्मा पहन के, तो क्या टोपी चश्मा पहनने का क्या फायदा? बीमारी तो अंदर है। तो ये भी ध्यान, तो नौकरी की जहां तक बात है तो आप ये ध्यान दीजिए ना कि नौकरी 2 सेक्टर में मुख्य रूप से दिया गया है, एक पुलिस में, एक टीचर में। और टीचर में भी क्या, प्राइमरी टू हाई स्कूल। अब प्रोफेसर लगा कब बहाली आया है बिहार में, देख लीजिए स्थिति। हायर एजुकेशन की जो स्थिति है बिहार में, हालांकि भारत में तो हर जगह है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह, लेकिन बिहार में जो हायर एजुकेशन की जो स्थिति है ना, कभी कभी ऐसा मन करता है कि सर पकड़ के बैठ जाए। और ये लोग जितने सारे नेता हैं, क्या बोलेंगे ये लोग? हायर एजुकेशन की स्थिति जो बना के लोग रखे हैं, मतलब सोचा नहीं जा सकता क्या किस लेवल पे हायर एजुकेशन जा रहा है। कौन ऐसा भारत का, बिहार का यूनिवर्सिटी है, भारत का भी है, बिहार का खास कर है। अब जेपी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, मगध ले लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी ले लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में बताइए, डीयू में हर 6 महीने पे पीएचडी का फॉर्म आता है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो उसका ही बता रहा हूँ कि और चीज पे बताऊंगा। पटना यूनिवर्सिटी में 2.5-3 साल हो गए पीएचडी का फॉर्म आए हुए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 3 साल पहले फॉर्म आया था। जेपी यूनिवर्सिटी में 2 साल से फॉर्म भरा गया है, 2.5 साल हो गया, लगभग 2 साल हो रहा होगा, कुछ नहीं हुआ उसका, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। मगध का देख लीजिए, उधर अब मुजफ्फरपुर वाले यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए क्या स्थिति है सबका। तब ये सब क्या है? ना तो प्रोफेसर है, ना बच्चे का क्लास चल रहा है, ना पीएचडी का कार्यक्रम चल रहा है। रिसर्च के लिए राज्य सरकार के पास क्या योजना है भाई? कोई योजना नहीं है। बस प्राइमरी से हाई स्कूल टीचर का भर्ती कर दिया, बिहार पुलिस दरोगा कर दिया, हो गया। क्या मजाक चल रहा है? हम लोग नहीं समझते हैं। मुख्यमंत्री और ये सम्राट चौधरी जी बताए कितना पढ़े लिखे हैं, बताना चाहिए ना सब सारी चीजें। ये सब नहीं बात करेंगे। बताइए, जो पीएचडी कर रहे हैं गरीब लड़के बिहार में, हजारों पीएचडी कर रहे हैं, सबका तो जेआरएफ है नहीं। अब बताइए, जिसका जेआरएफ नहीं है, मान लीजिए कोई पटना में रह रहा है, पीएचडी कर रहा है गया में, वो तो रूम लेके रहेगा। बिना रूम लेके वो रहे होगा नहीं, या तो पटना से अप डाउन करेगा या दोनों जगह रूम रखेगा। इसके लिए अच्छा भारी भरकम पैसा लग जाता है। और जब पैसा लगेगा तो जो पीएचडी कर रहा है वो कहीं ना कहीं हर थक के रहता है या एज ज्यादा हो गया रहता है, तो उसके घर से पैसे भी मिलने कम हो जाते हैं। तो बताइए, वो उतना फंडिंग पैसे कहाँ से खर्च करेगा भाई? इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है रिसर्च के लिए? 1 रुपया का कोई योजना नहीं है। प्रोफेसर नहीं है, पीएचडी नहीं हो रहा है, फेलोशिप दो ना यार, वो कैसे पीएचडी करेगा गरीब आदमी? 100 रुपया का 200 का फॉर्म भरने में सोचना पड़ता है। 200 का फॉर्म है, साइबर वाला 50 रुपया लेता है कि 70 रुपया, उसी में जाएगा, कहेगा भैया 200 रुपया कम कर दीजिए। वो पीएचडी कहाँ से करेगा 4-4 साल? उसमें भी 3 साल यूजीसी के रिकमेंडेशन के अनुसार 3 साल है, 5 साल पीएचडी करने में लगा देती है यूनिवर्सिटी। अब बताइए 5 सालों कहाँ से पैसा लाएगा? क्या है गवर्नमेंट के पास? ये तो मजाक बनाकर रख दिया है लोग एजुकेशन व्यवस्था को। स्कूल का स्थिति आप देख रहे हैं, ढंग का कोई स्कूल नहीं है, बैठने का नहीं है। हाई क्लास को 8 क्लास को उत्क्रमित करके हाई स्कूल कर दिया गया। तो केवल उत्क्रमित करने से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। स्कूल आप चलिए टीचर को भर दिए, तो टीचर को भर दिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके से होनी चाहिए ना।
कंप्यूटर टीचर होनी चाहिए, लाइब्रेरियन की वो होनी चाहिए, टीचर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए कि बच्चा बैठ सके, फील्ड है, ग्राउंड होना चाहिए, खेल सके। भ्रष्टाचार दिख ही रहा है आप स्कूल में, सारा पैसा मिड डे मील, सारा फंडिंग योजना, सारा पैसा लोग खा जा रहा है, लोग नाम मात्र का बस हो जा रहा है। तो क्या माने ये बिहार पुलिस टीचर की वैकेंसी देने से बिहार की क्या स्थिति सुधरेगी? आप बताइए ना, टूरिज्म की क्या व्यवस्था है बिहार में, क्या व्यवस्था है? कितने 5 स्टार होटल है, कितने स्टेडियम है जो क्रिकेटर आएंगे यहाँ खेलने के लिए? वॉलीबॉल की क्या स्थिति है, क्रिकेट की क्या स्थिति है, बैडमिंटन की क्या स्थिति है, टेनिस की क्या स्थिति है, कबड्डी की क्या स्थिति है? टूरिज्म कितने भारत में आ रहा है, बिहार में आ रहा है, बताइए। सोचने वाली बात है। क्या मुंह दिखाओ यार, क्या बोलते हो आप स्टेज पे खड़ा होके? मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी ये लोग बोलते हैं, क्या बोलोगे भाई? अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है देख रहे हैं। बिहार में एक पटना शहर को अगर छोड़ दिया गया ढंग का, कोई ऐसा शहर भी है जो डेवलप है, वहां से पढ़ाई लिखाई किया जा सके? कुछ भी नहीं है बिहार में, सिर्फ और सिर्फ चेपी साटा जा रहा है। गांव में आप सुने होंगे, किसी का पेट फाटता है तो चेपी साट दिया जाता है कि चलो चेपी साट दिए, जब तक अपना बाद में खरीदेगा। तो वही वाला हाल है चेपी साटने वाला। हेल्थ का व्यवस्था आप क्या देख रहे हैं? बिहार का सबसे बढ़िया हेल्थ व्यवस्था क्या है? पीएमसीएच का है, एम्स का है। वो सब का स्थिति तो अब आए दिन देख रहा है। मंगल पांडे जवाब दे, क्या है? बोलने से नहीं होता है यार, सारा दुनिया जानता है कि क्या है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था क्या है। मंगल पांडे हो, चाहे तेजस्वी यादव हो पहले, चाहे तेज प्रताप यादव हो, जवाब दे ना, हेल्थ की व्यवस्था क्या हुआ है? आज भी वो स्थिति बना हुआ है, दवा नहीं है, सब बेचा जा रहा है, इंजेक्शन सब बेचा जा रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट आता है, इक्विपमेंट जो आता है इलाज करने के लिए, वो सब सारा बेच दिया जा रहा है। और आप अगर प्रिविलेज आदमी हैं, प्रिविलेज हैं, तो आप जाइएगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलता है। ये पैसा जा कहाँ रहा है भाई? मंत्री लोगों के पास जा रहा है ना। तो ये सब सिर्फ कहने की बात है। बिहार पुलिस ये सब पेट फटा हुआ है, चेपी साटने से कुछ नहीं होगा। आप बच्चों को यहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत नौकरी दे के इसको भरमाइए मत, इकोनॉमी को ठीक करिए, टूरिज्म को ठीक करिए और स्पोर्ट्स को ठीक करिए, ताकि स्पोर्ट्स को ठीक करिएगा, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अदर स्टेट से, वर्ल्ड से लोग आएंगे जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक जुड़ेगा इससे। तो ये सब सारी चीजें है नहीं, पता नहीं बिहार के नेताओं को क्या माइंड में हो गया, बंद अर्थव्यवस्था जैसे होता है उस टाइप से सोचते हैं। तो इस तरीके से चलता नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ कि। और आज मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि बिहार में पढ़े लिखे नेताओं को आना बहुत जरूरी है। वो आएंगे तो कुछ काम होगा, कुछ सोचेंगे, सोचने की क्षमता उनमें होगी। अब ये सब घिसी पिटी परंपरागत नेता की अब जरूरत है नहीं बिहार में। तो जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वैसे लोग आए। और ये जहाँ तक नौकरी की बात है तो इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, वही है कुछ 19 चाहे 20, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो फिर यही, अब तो नौकरी दे दिया, फिर 5 साल नहीं दीजिएगा या थोड़ी बहुत आते रहेगी तो फिर क्या होगा? फिर तो वही स्थिति है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की वही स्थिति है, थोड़ी बहुत रोड बना है। एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हुआ। मैं केवल एक बात बोल रहा हूँ कि भाई आप ये सोचो ना, कंपेरिजन करोगे ना किसी स्टेट से, आप अगर आप देश हैं तो किसी देश से करिएगा, स्टेट है तो स्टेट से करिएगा। तो अगर और स्टेट 5 साल में 3 कदम चल रहा है, ये बहुत मार्केबल बात बोल रहा है, अगर और स्टेट 5 साल में 3 कदम चल रहा है, 5 साल में आप 1.5 कदम चल रहे हैं, और आप गिना रहे हैं कि देखिए पहले तो वहां थे, 1.5 कदम चले कि नहीं चले, विकास हुआ कि नहीं हुआ। अब यार अगर इसको कंपेरिजन करेंगे, इकोनॉमिकल भाषा में बोलेंगे, तो विकास नहीं हुआ ना, ये तो आसान हो गया इकोनॉमी का। और स्टेट 3 कदम चल रहे हैं, 4 कदम कोई चल रहा है, 1.5 कदम चल रहे हैं। 10 साल में अब 3 कदम चले और 10 साल में वो 7 कदम चल गया। तो भाई ये देखो ना कि आपको विकास कहाँ हुआ, आप तो अनडेवलप हो रहे हैं ना। समय के साथ आपको जिस रेस में जाना चाहिए, जिस रेस के साथ आपको जुड़ना चाहिए अदर स्टेट से, उस रेस के साथ आप जुड़ ही नहीं पाए हैं। तो 1.5 कदम चल रहा है, फिर दिखा रहा है देखो तो मैं कहाँ था पहले, पीछे था ना, 1.5 कदम चला ना। तो फिर ये कैसे होगा? ये सब तो चीज इकोनॉमिकल भाषा में इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, इसको मैंने आर्थिक अवसान बोलते हैं। शायद जो इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ा हो इस चीज को समझ पाएगा, या जो अर्थशास्त्री होंगे इस चीज को समझ पाएंगे। इसको मैं डेवलपमेंट नहीं मानता, क्योंकि अदर स्टेट का आप देख रहे हैं, पंजाब का बगले में उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, ये सब का आप देख ही रहे हैं सब सिचुएशन क्या है। तो मैं डेवलप नहीं मान रहा हूँ। अब गिना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज का। देखिए चुनावी वर्ष है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि देखिए अभी जैसे कि बिहार पुलिस का नियुक्ति पत्र वितरण था, तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 42,000 40,000 से ऊपर ही सिपाही की वैकेंसी दी जाएगी। और 1806 का पहले शायद घोषणा किया गया था कि दरोगा की वैकेंसी। तो देखिए जैसे कि अभी बीपीएससी के जो ये सिविल सेवा वाले आते हैं,
तो उसमें अभी 2000 से अधिक 70वीं में आई, और अभी 1200 से अधिक वैकेंसी पे उसमें भी रिक्रूटमेंट निकली है, जो जिसका कि फॉर्म ऑनगोइंग है, अभी तो भरा ही जा रहा है। और जहाँ तक BSSC के CGL की बात करें तो 2022 में एक कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये चौथा वाला 3 वाला हुआ है। चौथा वाला के बाद 2 साल 3 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। तो देखिए, ये तो ऊपर लेवल के हैं, ऊपर लेवल के आप कर्मचारी लेवल के या तो कांस्टेबल लेवल के, ये सारे तो बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं। जैसे 21,000 आया, 19,000 अभी वाले का एग्जाम होना है। तो इससे तो बहुत कुछ होना जाना नहीं। जैसे टीचर का आया था, टीचर का ठीक है बहुत सारा आया, लेकिन उससे तो सबका पेट नहीं भर जाना है। और बात है कि इतने मास लेवल पे अगर आप वैकेंसी ले लेंगे तो आगे वाले आने वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? और अभी जो लाइन में है पढ़ने वाले हैं ठीक ठाक वो ले रहे हैं। आने वाले समय में आप 5 साल 7 साल आप तो नहीं लीजिएगा, रिक्रूटमेंट लीजिएगा तो आप लीजिएगा 2000 5000 लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें तो है और अंतर द्वंद्वता बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है, आप सेशन को सुधार नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक आए थे एसीए शिक्षा विभाग में के पाठक, तो उन्होंने शिक्षा विभाग में सारे स्कूलों को दुरुस्त किया। ठीक है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन एक सख्ती दिखाई देती थी उनके मिजाज में। जैसे कि TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 2 तक का ज्वाइनिंग सबने देखा है कि 2 से 3 महीने में सब कुछ हो गया। अभी ACS हैं कि सिद्धार्थ, आपने देखा होगा कि नवंबर में TRE 3 का रिजल्ट आया, आज 30 जून तक उसका ज्वाइनिंग हो रहा है। उसके बाद एस्टेट नहीं हुआ है, एस्टेट होने के बाद ही अभी जैसे लाइब्रेरियन का निकला, तो लाइब्रेरियन में कर दिया गया कि आप लाइब्रेरियन से एस्टेट आपको पास करना पड़ेगा। तो एस्टेट अगर बीच में आता है तो TRE 4 कब आएगा? चुनाव के बाद। TRE 4 अगर चुनाव के बाद आता है तो उसका रिजल्ट कब आएगा? तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो इतना सारा जो विभेदीकरण है, इसको क्या सरकार सामंजस्य नहीं कर सकती, या सरकार के इशारे पे ऐसी चीज़ें होती है? देखिए, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, SSC में खाली है, वो CGL वाला जो होता है, और पंचायत स्तर पर भी SSC लिया जाता है। मैं एक होल ओवर एक माननीय मुख्यमंत्री से और सम्राट चौधरी जी से, या जो भी लीडर हैं अपोजिशन में भी हैं, जो भी हैं, कि पहले भी सरकार में तो रहेंगी ना, या फिर हो सकता है बाद में रहेंगे, तो सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बिहार की जितनी सारी वैकेंसियां हैं, जितनी, वो सबको अगर भर भी दिया जाए, मान लीजिए सारे सीट भर दिया जाए, तो क्या बिहार की स्थिति सुधर जाएगी? आप बताइए मुझे। अरे दिक्कत तो अंदर है ना, लीवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, अंदर फंक्शन की दिक्कत है, तो फंक्शन आप ठीक करिए ना। चेपी साटने से नहीं होगा। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ ना चैनल के माध्यम से, अगर पूरी सीट भर भी जाए तो क्या बिहार इससे सुधार कर लेगा, या अग्रणी राज्यों में हो जाएगा? नहीं होगा। मैं बताया ना पहले वाले क्वेश्चन में कि जब तक आप इकोनॉमिकल रूप से एस्टेब्लिश नहीं होइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाइएगा ढंग का, कंपेरिजन और स्टेट के साथ साथ आप नहीं चलिएगा, चल नहीं रहे हैं आप। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अदर स्टेट बहुत आगे निकल चुका है, पीछे रहना है। और उसके बाद हेल्थ व्यवस्था नहीं बढ़ेगा, भ्रष्टाचार देख रहे हैं आप, क्या बिहार में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है, कौन नहीं जानता है, सारा दुनिया जानता है। तो ये सब चीज नहीं सुधरेगा, टूरिज्म नहीं सुधरेगा, स्पोर्ट्स नहीं सुधरेगा, तो कैसे बिहार को आप इंप्रूव करिएगा भाई? सिर्फ ब्लॉक में नौकरी देने से, सिर्फ बैंक में नौकरी देने से, SSC बना देने से सुधर गया बिहार? तो ये सब नेताओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भैया बिहार में रियल में सुधार कैसे होगा। ये सब का मैं देख रहा हूँ, नीतीश साल भी तो 20 साल से है ना, तो भैया देखिए नीतीश जी डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो मैं बता दिया कंपैरिजन करके, पिछले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा नहीं, लेकिन इसको दूसरे एंगल से बता रहा हूं कि नीतीश जी 20 साल से हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार में कितने क्रिकेट मैच हुए, कितने सारे स्टेडियम हैं? बताइए, भोजपुरी के जितने सारे एक्टर हैं वो मुंबई में रहते हैं, लखनऊ में रहकर फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। बिहार में कोई नहीं रह रहा है फिल्म शूटिंग के लिए, है ही नहीं कोई जगह फिल्म सिटी टाइप का। बताइए, गाना गाने बाहर जा रहे हैं, शूटिंग करने बाहर जा रहे हैं, पढ़ने बाहर जा रहे हैं, घूमने बाहर जा रहे हैं। तो ये सब आप समझिए ना कि बिहार में है क्या भाई, ना टूरिज्म है, ना स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें आती है, क्रिकेट आता है, बताया ही, वॉलीबॉल आता है, कबड्डी आता है, किसी चीज का कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई मैच होता है, मैच होगा तभी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अच्छे होटल्स होंगे, फिर कम्युनिकेशन होगा अदर स्टेट से, है ना, बाजार व्यवस्था बढ़ेगा, उसके लिए मार्केट बढ़ेगा। ये सब सारी चीजें कुछ है ही नहीं बिहार में। तो 20 साल से नीतीश जी आए, क्या किए? खाली गली नली बनवा दी, हो गया, उससे डेवलपमेंट हो गया?
नौकरी दे दिए, ब्लॉक में भर दिए। तो ये सब चीज़ें देखिए कहने की बातें हैं, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट बस कहने के लिए है, जनता को पूर्वक बनाने के लिए। बाकी इस डेवलपमेंट को मैं डेवलपमेंट मानता नहीं हूँ, अगर मुझसे पूछिएगा। ये सब चीज़ें कहाँ गया इन चीज़ का, जो मैं सेक्टर जो बताया, ये सब चीज़ पे काम क्यों नहीं हो रहा है? 20 साल से नीतीश जी है, 20 साल कम होता है क्या? एक स्टेडियम नहीं बना सकते थे आप? फिल्म सिटी नहीं बना सकते थे? अब काम भी कर रहे हैं तो इतनी धीमी काम है कि एक स्टेडियम बनाने में आपको 20 साल लग गया, 15 साल लग जा रहा है। बगल में उत्तर प्रदेश से आप सीखिए। तो कुछ है नहीं, काम भी है तो लेट लतीफ है, चल रहा है राम भरोसे। ऐसे नहीं होता है। नौकरी देने या नहीं देने से इससे कुछ सुधारने वाला नहीं है। मैं तो बता दिया आपके चैनल के माध्यम से कि सब सीट भी भर रहे तो बिहार की स्थिति कोई ज़्यादा सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बीमारी तो अंदर है। तो बीमारी अंदर का ठीक होगा तभी तो बॉडी सही रहेगा ना। अंदर ही बीमारी है तो फिर बॉडी क्या, आप चश्मा लगाए क्या करिए? तो वही वाली हाल है बिहार का। और बाकी देखेंगे जैसा ऐसा इशू आएगा हम इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे कि पिछले बार नरेंद्र मोदी आए थे बिहार के इस तरफ की आरा साइड की बात कर रहे हैं कि चीनी मिल वहाँ पे था, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगली बार मैं आऊँगा सरकार बनने के बाद तो यहाँ से बने चीनी का चाय पीऊँगा। लेकिन समय बीत गया, चुनाव भी जीत गए, लेकिन क्या मिल चालू हुआ? या फिर आप इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपके यहाँ कोई रोजगार लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, या तो कोई ऐसा इंडस्ट्रियल हब सेट होगा जिसमें कि लोगों को रोजगार मिले, और टैक्स के रूप में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो भी फायदा मिलना होगा मिलेगा। लोगों को भी दिल्ली, मुंबई, जो महाराष्ट्र, चेन्नई जाते हैं, जो कि आप देखते हैं कि बिहार के लोग, यूपी के लोग जाते हैं वहाँ, लैंग्वेज को लेकर के वहाँ भेदभाव होता है, मारपीट होता है, भगाया जाता है, निकाला जाता है, कम सैलरी दिया जाता है, इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो इस चीज़ से भी सामाजिक रूप से बचा जा सकता है। अगर ठीक है, मान लीजिए अगर वहाँ 15,000 कमाते हैं, यहाँ 10,000 के ही कमाएंगे तो शांति से रहेंगे। लेकिन इस दिशा में क्या सरकार नहीं बढ़ सकती है? और इतने लंबे समय कहा जाता है कि कोई सरकार अगर 5 साल है तो 5 साल में हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आपका सरकार अगर, ठीक है पिछली सरकार बुरी थी, उससे भी पिछली सरकार बुरी थी, आप तो अच्छे हैं, आपके पास तो केंद्र का भी सपोर्ट है और यहाँ का भी सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट के कारण भी क्यों नहीं आप काम कर पा रहे हैं? कोई गवर्नमेंट 5 साल रहे या 2 महीने रहे या 4 महीने रहे, बात मैं कह रहा हूँ उसको, चीज को ध्यान से मैं समझाना चाह रहा हूँ देश के लोगों को, कि 2 महीने ही गवर्नमेंट रहे, लेकिन आपकी इंटेंशन वो दिखनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। आप प्लानिंग बनाओगे तो जनता के सामने जाएगा ना। लालू जी क्या प्लानिंग बनाए, क्या जनता के सामने नहीं गया? नीतीश जी 20 साल में क्या प्लानिंग बनाए, क्या जनता के सामने नहीं गया? 17 महीने की सरकार रही आरजेडी के साथ, जदयू की मिलकर, तो प्लानिंग क्या बना, ये क्या मैसेज भारत में नहीं गया है? मैसेज तो बिल्कुल स्पष्ट गया है। तो आप 2 महीने ही रहिए, 1.5 महीने रहिए, 1 साल रहिए, आपकी प्लानिंग तो सीधा समझ में आ रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है, नौकरी तक सीमित। मैं तो वही बात कहा ना कि नौकरी यही कि क्या कर लोगे आप। और रही बात नरेंद्र मोदी का, जैसे आपने बोला कि चाय का, तो देखिए कहने का अर्थ है कि अपने घर का सुधार आप खुद नहीं करिएगा तो पड़ोसी क्यों करेगा? नरेंद्र मोदी है गुजरात का, देश का प्रधानमंत्री है, और देश का प्रधानमंत्री है तो उनके पास काम का भी बहुत सारे लोड है, देश को लेकर चलना है। बिहार को तो केवल लेकर चलना नहीं है, आए पैकेज दिए चल गए, 20 गो काम है उनका। तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए ना, यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए। जैसे आपने बताया 5 साल में क्या, भाई 5 साल नहीं, 5 महीने की गवर्नमेंट हो, उसमें आपकी सोच क्या है बिहार के लिए, आपके पास मिशन क्या है, विजन क्या है, आप किस पे काम करना चाहते हो, जनता को बताइए ना। अर्थव्यवस्था के लिए आप क्या काम करना चाह रहे हो, टूरिज्म के लिए क्या करना चाह रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आप क्या करना चाह रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, टूरिज्म के लिए क्या है, स्पोर्ट्स के लिए क्या है। ये सब बिल्कुल 0/0 है बिहार सरकार का, और ऐसे डेवलपमेंट किसी राज्य का नहीं होता है, और ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी चाय क्या इस बार क्या 10 साल बाद भी वो नहीं पी के जाएंगे, क्योंकि जैसे कि इतना रोजगार मिल रहा है, तो इतने रोजगार में हमको नहीं लगता कि उसमें कोई इकोनॉमिक दृष्टिकोण से राज्य को फायदा है। राज्य का पैसा तो सबके सैलरी में जा ही रहा है और जाएगा ही। आने वाले रिक्रूटमेंट में जितने लोग नियुक्त होंगे उनको तो महीने महीने, ठीक है आप 1 महीने में नहीं दीजिए, 2 महीने में दीजिए, लेकिन पैसा तो आपको देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा तो आप इन्वेस्ट क्या चीज़ पे कर रहे हैं? आप तो जो ह्यूमन है,
आपके राज्य का जो लोग हैं उसको सर्विस प्रदान कर रहे हैं कि आपका आधार कार्ड ठीक से बन जाए, आपको राशन कार्ड ठीक से बन जाए, ठीक है, आपको सारी सुविधाएं ठीक से मिले। लेकिन आपने जो सैलरी के रूप में पैसा उनको दिया वो आप कहाँ से अर्न कर रहे हैं? अगर आप टैक्स से ले आ रहे हैं तो टैक्स तो आपको बढ़ना नहीं, क्योंकि इनकम तो लोगों का बढ़ नहीं रहा है, ज्यादा तो बढ़ना नहीं। आपका अगर इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, चाहे जो एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो, उससे अगर आप फायदा कमा रहे हैं तो उससे ही बढ़ेगा। तो सबसे आगे तो ध्यान उसी पे देना चाहिए। आपका तो अभी आप जैसे कि बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो सैलरी के रूप में खर्च कर रहे हैं रुपया उनके ऊपर, सैलरी के रूप में पैसा खर्च कर रहे हैं तो लोगों को सुविधा मिल रहा है। स्वास्थ्य जैसे कि अभी पीएमसीएच में 5,000 बेड का ये बनने जा रहा है, बिल्डिंग बहुत सारा बना के 5,000 बेड का हॉस्पिटल तैयार होगा, ठीक है। इसमें तो राज्य का पैसा तो जाएगा ही ना, राज्य का पैसा जाएगा तो राज्य की उन्नति कैसे होगी? ठीक है, लोगों को सर्विस मिलेगी, ज़्यादा दिल्ली मुंबई इधर उधर इलाज कराने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ये इमरजेंसी में आप टैकल कर सकते हैं अपने राज्य के लोगों को। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें, जैसे आप हॉस्पिटल की बात की हैं, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो डॉक्टर ही फर्जी आ रहा है जी। मेरे जानकारी में बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं, मुझे पता चलता है घूमने पे कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से एम्स में और पीएमसीएच में भर्ती हैं। नीट के एग्जाम में अब कैसे पास किए हो तो ऊपर वाले ही जानते होंगे। बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग क्या इलाज करेंगे? एमबीबीएस कर गए, कुछ अता पता है नहीं, सर्जन बन गए, सेटिंग करवाए, कुछ अता पता है नहीं। सर्जन का मतलब स्पेशलिस्ट होता है किसी विभाग में, तो कुछ अता पता है नहीं। तो भैया डॉक्टर ही फर्जी हो रहा है, 20% 30% तो डॉक्टर ही फर्जी आ रहे हैं। एम्स में कितने डॉक्टर फर्जी हैं ये कौन नहीं जानता है? पीएमसीएच में बहुत सारे डॉक्टर फर्जी हैं, ये बात कौन नहीं जानता है? सारे लोग जानते हैं। अब उसके बाद रही बात पीएमसीएच की, 1,000 बेड हो गया, 5,000 नहीं, आप 10,000 मान लीजिए। तो 10,000 बेड खोलने से क्या ये सुविधा सुधर जाएगी? थोड़ी बहुत फर्क पड़ेगी, इसलिए कि बिहार का सिर्फ और सिर्फ बर्डन पीएमसीएच पर है। तो एक पीएमसीएच क्या करेगा? उसमें भी दवा नहीं मिल रहा है, दवा सब बेच दिया जा रहा है, इक्विपमेंट सब बेच दिया जा रहा है। स्थिति लगभग वही बनी रहेगी और थोड़ी बहुत बेड की सुविधा होगी, 19-20 होगा, उससे कुछ ज्यादा होना नहीं है। जब तक आप भ्रष्टाचार को रोकेंगे नहीं, जो डॉक्टर अच्छे आप लाएंगे नहीं, ठीक है, देखिए रहे कैसे कैसे इलाज कर देते हैं सब, तो डॉक्टर आप अच्छे नहीं ला रहे हैं, भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद एक पीएमसीएच होने से क्या है, अब किसी का एक्सीडेंट हुआ मान के चलिए अररिया में, तो सबके मुंह से एक ही बार आता है, एक ही बात रहता है, इसको पीएमसीएच लेके भागो, पीएमसीएच लेके भागो। अब अररिया कहाँ है, पीएमसीएच कहाँ है? समझ रहे हैं? रोगी का तो जिंदा रहने कोई सवाल ही नहीं है। अब कोई पश्चिमी चंपारण का है, एक्सीडेंट किया, पीएमसीएच लेके भागो, तो एक पीएमसीएच क्या करेगा? 5,000 बेड ही रख के क्या हो जाएगा? बाकी अब स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, गांव जवार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं के बराबर हुआ है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, 20 साल में आपने क्या किया? थोड़ी बहुत 19 से 20 किया है, 19 से 20 किया है। अब इस पे आप केवल मंच पे खड़ा होकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में और अपने पीठ अपने थपथपा रहे हैं कि मैं दरोगा की नौकरी दिया, बिहार पुलिस का दिया, सचिवालय का दे दिया। अरे यार ये क्या बात हुई? बिहार के लिए आपने क्या कर रहा है, क्या योजना है, बताइए जनता के सामने ना कि मेरे पास ये रोड मैप है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। कोई फीडबैक नहीं है, बस आगे बोल देना है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, स्टेट की आएगी, ये है वो हो गया, बस इसी पे देश राज्य चल रहा है, देश चल रहा है। तो ये सब चीजें से नहीं होने वाला है। आपको रोड मैप तैयार करना होगा और बताना पड़ेगा कि जनता के सामने कि भैया मेरे पास ये रोड मैप है, इस पे मैं आगामी 5 साल में इस पे काम करूंगा, टूरिज्म पे मैं ये करूंगा, इकोनॉमी पे ये करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये करूंगा, इंडस्ट्री पे ये करूंगा, स्पोर्ट्स पे ये करूंगा। तो ये सब चीज तो कुछ है नहीं, ये तो सारा देश जान रहा है। तो ये सब पीएमसीएच, हेल्थ व्यवस्था, ये सब 19 से 20 हुआ है, 20 साल है, बाकी चीजें कुछ हुआ नहीं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं सब चीज क्या स्थिति हुआ है। एक रेप पीड़िता दलित की बेटी थी, पीएमसीएच में देखे ही मर गई, कोई पूछने वाला नहीं था। तो वो तो हाईलाइट हो गया, ऐसा मुद्दा तो रोज पीएमसीएच में होता है, मैं तो देखा ही हूँ बहुत सारे चीजें। तो ये सब नाकाफी है और राज्य सरकार को ये सब छिपाने के लिए बस नौकरी नियुक्ति पत्र बांटना है, बाकी चीजें कोई है नहीं। बीमारी अंदर की है तो अंदर की बीमारी ठीक कीजिए, बाहर का अच्छे लेवाइस का जींस पहनने से कोई जिंदगी सुधारने वाला नहीं। तो आज का कन्वर्सेशन हम लोग का अच्छा ही रहा। तो आगे नेक्स्ट में हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक बचा है जिस पर चर्चा करना बाकी है। तो आगे हम लोग इस तरह के कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कमी रही हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। उसके अनुसार से हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट आगे करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।